नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मिले जनादेश ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में किसान आंदोलन से पैदा हुई निराशा को खत्म कर दिया है। भाजपा नेतृत्व नए उत्साह से अपने पुराने एजेंडे पर लौटने का मन बना चुका है। पुराने एजेंडे में सिर्फ कॉमन सिविल कोड यानी सभी धर्मावलंबियों के लिए एक जैसी पर्सनल कानून व्यवस्था का ही मुद्दा बचा है। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण चल रहा है और अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भले ही भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें घटी हैं, लेकिन 1 साल से ज्यादा चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बावजूद दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से जीत मिली है और यह जीत राम जन्मभूमि और 370 पर जनादेश है। नागरिकता संशोधन कानून और कृषि कानूनों का उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिस इलाके के किसान आंदोलनरत थे वे सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से खिलाफ दिखाई दे रहे थे। इन्हीं दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने जाट मुस्लिम समीकरण तैयार किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इस गठबंधन और इस समीकरण को ठुकरा दिया। इन्हीं दो मुद्दों के कारण भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के तीसरे मुद्दे को लागू करने में ठिठकी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दोबारा मिले जनादेश के बाद भारतीय जनता पार्टी ने समान नागरिक संहिता लागू करने की अब नई रणनीति बनाई है। पूरे देश में एक साथ समान नागरिक संहिता लागू करने की बजाय राज्यों से शुरुआत की जाएगी और विधानसभाओं से पारित बिलों को राज्यपालों के माध्यम से राष्ट्रपति से मंजूरी दिलाई जाएगी। यूपी और उत्तराखंड में मिले 2/3 बहुमत इस लक्ष्य को पूरा करने में मददगार होंगे। संभवतः उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिकता संहिता कानून पास किया जाएगा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अपना संकल्प दोहराया है कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। निश्चित रूप से जो भी संकल्प हमने लिए हैं चुनाव से पहले, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा एक प्रमुख जो है संकल्प है। उस संकल्प को हमारी सरकार पूरा करेगी। कांग्रेस कम्युनिस्ट तासीर के देश के सभी राजनीतिक दल पहले ही कॉमन सिविल कोड लागू करने का विरोध करते रहे हैं और अब भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कह चुकी है और अभी कुछ महीने पहले अक्टूबर या नवंबर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक टिप्पणी करते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र से इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाने के लिए कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करे और निसंदेह उसके पास ऐसा करने की विधायी क्षमता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बात तब कही थी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की घंटी बज चुकी थी। इसलिए योगी सरकार को कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का बिल पास करवाने में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे समाजवादी पार्टी जितना चाहे विरोध करे। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर व्यापक बहस हुई थी और इस पर सहमति भी थी। इसका बाकायदा मसौदा भी पेश किया गया था। तब हिंदू कोड बिल खत्म होने वाला था, उसकी अवधि खत्म होने वाली थी और धारणा यह थी कि पर्सनल
कानून रद्द किए जाए, सारे जो भी पहले चल रहे हैं, या धर्म के आधार पर जो परंपराएं चल रही हैं उनको रद्द किया जाए, या अंग्रेजों का बनाया हुआ हिंदू कोड बिल भी रद्द किया जाए और कॉमन सिविल कोड बनाया जाए, और उसका बाकायदा मसौदा पेश किया गया था। लेकिन संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों मोहम्मद इस्माइल, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग और हुसैन इमामिन ने तर्क दिया था कि मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और हर धर्म में अपने परंपरागत प्रावधान हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करते समय नागरिकों के उन अधिकारों की रक्षा की जाए। यानी पूरी तरह विरोध उन्होंने भी नहीं किया था। संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों ने भी समान नागरिक संहिता का पूरी तरह विरोध नहीं किया था, सिर्फ उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा की बात की थी, उनकी परंपराओं की रक्षा की बात की थी। इस पर नेहरू झुक गए, जबकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, के एम मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर मुस्लिम सदस्यों के इन सुझावों से कतई सहमत नहीं थे। यानी टकराव की स्थिति पैदा हो गई। बी आर अंबेडकर, के एम मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी और अन्य अनेक सदस्य चाहते थे कि समान नागरिक संहिता ही लागू हो, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम सदस्यों के किंतु परंतु पर सहमत थे। इसलिए हुआ यह कि नेहरू के दबाव में इस मुद्दे को भविष्य पर छोड़ दिया गया। भविष्य पर छोड़े गए इस मुद्दे के कारण ही भारत में अब तक किसी प्रगतिशील देश की तरह समान नागरिक संहिता नहीं बन सकी। इसी वजह से भारत कभी गुजारा भत्ता, कभी 3 तलाक और कभी हिजाब जैसी समस्याओं से दो चार होता रहता है। डॉक्टर अंबेडकर, के एम मुंशी और कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान के अनुच्छेद 44 के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखवा लिया था कि भारत एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा और भविष्य में इसको लागू किया जाएगा। इसे संविधान के एक पहलू के रूप में शामिल किया गया था, जो तब पूरा होगा जब राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। यहां एक बात बताता चलो जाऊं कि जिस वक्त संविधान सभा में बहस हो रही थी तब यह अनुच्छेद 35 था, 35 था। बाद में जब संविधान लागू हुआ तो यह 44वां अनुच्छेद हो गया। खैर, जैसा कि मैंने बताया कि यह तय किया गया था, यह एक परिकल्पना थी संविधान सदस्यों की कि इसे तब पूरा किया जाएगा, समान नागरिक संहिता के लक्ष्य को तब पूरा किया जाएगा जब राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। भारतीय जनता पार्टी को बार बार मिल रहा जनादेश इस बात का सबूत है कि जनता भाजपा के एजेंडे को स्वीकार करती है, जिसमें समान नागरिक संहिता भी शामिल है। भारत में आपराधिक कानून एक समान हैं और सभी पर एक समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हों। लेकिन नागरिक कानून आस्था से प्रभावित होते हैं और यह अंग्रेजों का फूट डालो राज करे की नीति के अंतर्गत हुआ। अंग्रेजों ने जब यह बनाया था कानून तो उन्होंने इस तरह कर दिया था कि आपराधिक कानून जो है वो तो सब पर लागू होंगे, लेकिन जो नागरिक कानून है, नागरिक संहिता है, वो सबकी धर्मों की आस्था के अनुसार होगी। और यह फूट अंग्रेजों की बनाई हुई अब तक चल रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करेगी, साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा मिलेगा। हमने नागरिक संशोधन कानून के समय देखा कि जिन लोगों ने विरोध किया नागरिकता कानून का, वे सब डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले रहे थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि समान नागरिक संहिता जरूरी है और यह धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी, उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। और यह हुआ भी, और हमने देखा भी जब गुजारा भत्ता का कानून आया था, और तो उस वक्त सुरक्षा किसकी की गई? मुस्लिम समाज के उन वर्गों की जो महिलाओं पर अत्याचार करते थे। तो अगर समान नागरिक संहिता उस समय होती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती, किसी महिला को अदालत में जाकर के गुजारा भत्ता नहीं मांगना पड़ता।
जब यह कोड बनाया जाएगा तो यह उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य आधार पर अलग अलग हैं। यह संहिता विवाह समारोहों, विवाहों, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे जटिल कानूनों को सभी के लिए एक जैसा बना देगी। देश में एकता का भाव पैदा होगा। यह शब्द डॉक्टर अम्बेडकर के हैं। फिर वही नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उसकी आस्था कुछ भी हो। और जब यह देश बनाया गया था तो यही परिकल्पना थी। सेक्युलरिज्म की परिकल्पना यही है कि सब एक समान हों। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें गलत क्या है? भारत की अदालतें बार बार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कह रही हैं। इसके बावजूद मुस्लिम दबाव के कारण 75 साल से यह राजनीतिक बहस का मुद्दा बना हुआ है, बल्कि अंग्रेजों के समय से। और इधर जनसंघ के जमाने से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मुद्दा उसके एजेंडे में शामिल है। 2019 के हाल ही के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने इसे शामिल किया था और यह कहा था कि भाजपा सत्ता में आने पर समान नागरिकता संहिता को लागू करने का वादा पूरा करेगी, जैसे अब लागू करने का समय आ गया है। भले ही भारतीय जनता पार्टी इसकी शुरुआत उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों से करे या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से करे, लेकिन उत्तराखंड में एक बड़ी गंभीर समस्या है। इसलिए पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री चुने जाने के तुरंत बाद यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो वादा किया था समान नागरिक संहिता का, उसे पूरा करेगी। हालांकि सच यह भी है कि उत्तराखंड में पिछले एक दशक में, बल्कि 2 दशक में आप मान लिए, 1 दशक के आंकड़े अभी आने बाकी है, मैं 2001 से 2011 के आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं, 2001 से 2011 के बीच में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में। और 2011 से 21 के आंकड़े आने अभी बाकी हैं और यह उत्तराखंड के लिए बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उससे सटे इलाकों की आबादी में बड़ा बदलाव आया है। 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां करीब 2 दशक के भीतर मुस्लिम आबादी 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ी है। 2001 और 2011 के बीच इन इलाकों में समुदाय विशेष की आबादी में, यानी मुस्लिम आबादी में 45% तक का इजाफा देखने को मिला है। पिछले 10 साल के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। मैं 2011 तक की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड बनने के बाद सिर्फ 10 साल में। इसी तरह उत्तराखंड के नेपाल से लगे जिलों में भी, नेपाल से लगे जिलों का मतलब है कुमायूं का इलाका। उत्तराखंड को गढ़वाल हम कुमायूं में मानते हैं, अलग अलग इसको बांटते हैं। तो ये कुमायूं के इलाके की मैं बात करूं तो नेपाल से लगे जिलों में भी मुस्लिम आबादी 2.5 गुना तक बढ़ी है। यानी एक समान ऐसा किया जा रहा है गढ़वाल के इलाके में, हरिद्वार और देहरादून के आसपास, और इधर कुमायूं में 2-3 जिलों में, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ में, इन इलाकों में बहुत ज्यादा आबादी बढ़ी है, 2.5 गुना आबादी बढ़ी है। और बताया जाता है कि इन इलाकों में 2-3 साल के भीतर ही 400 मदरसे और मस्जिदें बनी हैं। इसलिए उत्तराखंड में यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लॉजिकली उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लाए। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। आज इतना ही, नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।